नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों को गलतियां बताना चाहता हूं। महाराज, आप अपनी गलती बताना चाह रहे हैं, हम आपकी गलतियों की बात कर रहे हैं। महाराज, हमारी गलतियां आप बताना चाह रहे हैं, मतलब आप गलतियां देखते हैं, पर आचार्य श्री तो दूसरों की गलतियां देखना बुरी बात है ऐसा कहते थे। तो ये तो आपकी ही गलती हो गई महाराज कि आप हमारी गलतियां देख रहे हैं। आप लोगों ने आचार्य श्री को समझा नहीं अथवा ढंग से सुना नहीं तो आप ऐसा नहीं बोलते। आचार्य श्री जी बोलते थे, दूसरों की गलतियों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहिए। महाराज जी, ये कब बोला आचार्य श्री ने? तो हम झूठ बोलेंगे का? हमारे सामने बोला। क्या बोला? इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी का कथन था, दूसरों की गलतियों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहिए। क्यों? वो गलती हम नहीं करेंगे। समझ में आ गया? आप आंखें फाड़ फाड़ कर तो देखते हो, लेकिन दूसरे दिन पेपर में छपवा देते हो दूसरों की, और खुद की बंद आंखों से भी नहीं देखते। समझ में आया? मैं आप लोगों को आपकी गलतियां बताना चाहता हूं। महाराज जी, अभी आपने कहा कि दूसरों की गलतियों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहिए, लेकिन सुधरना खुद है, वो अपन को नहीं करना। लेकिन आप तो माइक से कह रहे हैं। हम यदि किसी व्यक्ति विशेष की गलती को उसका नाम लेकर के बोलें तो वो निंदा कहलाएगी, वो ठीक नहीं। उसकी हम धोने पर उतर आए ऐसा हो जाता। लेकिन हम सबके सामने बिना किसी का नाम लिए अगर कहते हैं तो इसका उद्देश्य निश्चित रूप से यह होना चाहिए कि हम उसके हितैषी हैं, उसे सुधारना चाहते हैं। यही मतलब होगा ना। तो ना तो हम नाम ले रहे हैं और ना हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में स्पष्ट तौर पर बोल रहे हैं। आप लोगों की गलती बताना चाह रहे हैं। क्यों? ताकि उसमें सुधार हो जाए। कौन सी गलती है महाराज? एक आध है कि कई? आचार्य जी ने एक बात बोली थी, बात गलत हो अथवा वक्त गलत हो, गलती तो है। कल नहीं परसों हमारे पास एक सज्जन आए, बोले महाराज सारे प्रयासों के बाद सफलता मिल नहीं पा रही। जब उन्होंने दो तीन बातें रखी तो हम समझ गए, एक बार बात गलत थी, एक बार वक्त गलत था। क्रिकेट का खेल आप लोगों ने देखा होगा। क्रिकेट के खेल में वही बैट्समैन सफल होता है, सक्सेसफुल होता है, जिसको अच्छी बॉल का सम्मान करना और बुरी बॉल को ठोकना आता है। क्या कहा? अगर आपको सफल होना है, गलती कहां है कि आप सफल नहीं हो पा रहे, तो वो ये है कि आप अच्छी बॉल का सम्मान करने के बजाय उसे ठोकने का प्रयास करते हो तो आउट हो जाते हो, और बुरी बॉल है उसका सम्मान कर देते हो जबकि उसको ठोकना था। समझ में आ रहा? ठोकना समझते हो? महाराज, ठोकने में तो हम लोग माहिर हैं। लूज बॉल पर ठोकना ये अच्छे बैट्समैन की एक पहचान है, और अच्छी बॉल पर धीरे से उसका ऐसे सम्मान करना, नतमस्तक हो एकदम धीरे से उसको, या तो छोड़ दो पीछे निकल जाए ऊपर बैठ करके, या फिर धीरे से उसको प्लेस करके वहीं प्लेट करके और छोड़ दिया। इसको बोलते सम्मान।
हम जब क्रिकेट खेला करते थे और क्रिकेट का कमेंट्री सुना करते थे, उस समय हमने ये बात कमेंटेटर्स के मुख से 50 बार सुनी थी कि वो बोलता था बहुत अच्छी बॉल और उतना ही सम्मान किया बैट्समैन ने। मतलब हमने कहा बॉल का सम्मान कैसे कर दिया? पता चला कि उसने धीरे से उसको, हम उस समय की बात बता रहे हैं जिस समय ट्रांजिस्टर पर सुना करते थे 25-30 साल पहले, वो हिंदी का कमेंटेटर ऐसी बात बोलता था। तो हमने कहा सम्मान कर दिया, दिखता तो कुछ था नहीं, बाद में पता चला कि उस पर रन नहीं लिया उसने उसको। तो जिस बैट्समैन को बुरी बॉल और अच्छी बॉल की पहचान है, अगर बहुत अच्छी बॉल डाली उसने तो उस पर आप अगर प्रयास करेंगे ठोकने का, आप आउट हो जाएंगे, या तो कैच आउट हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। उस अच्छी बॉल का तो सम्मान करो, या तो छोड़ दो या टुक करके वहीं छोड़ दो, उसकी पावर को कम। और यदि बुरी बॉल है तो उसको तो ठोको, फुल टॉस कोई बॉल डाल दे, फुल टॉस, और अगर आपने उस पर उसका सम्मान कर दिया तो फिर आप स्कोर ही नहीं चला बना पाओगे, स्कोर बोर्ड वहीं का वहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छी बॉल का सम्मान करना और बुरी बॉल पर प्रहार करना, ये अच्छे बैट्समैन की पहचान है। अगर आप अच्छी बॉल का सम्मान कर देंगे तो भी आप गलत हैं, और आप बुरी बॉल को ठोकने का प्रयास करेंगे, अच्छी बॉल को आप ठोकने का प्रयास करेंगे, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हैं मौके पर चौका लगाना, लूज बॉल पर चौका लगाना, और अच्छी बॉल हो तो सम्मान करके छोड़ देना, यह सफलता का मूल मंत्र है। तो आचार्य श्री जी बोले बात गलत हो अथवा वक्त गलत हो, गलती तो है। 4 कंडीशन बनती हैं, चारों कंडीशन में हम एक एक कंडीशन को आपके सामने धीरे धीरे रखते हैं। पहली कंडीशन वो बनती है जब बात तो सही है लेकिन वक्त गलत है। बात तो सही है लेकिन वक्त गलत है, तो गलती आपकी मानी जाएगी। आपने बिल्कुल सही बात बोली, राम नाम सत्य है, ये बात गलत है। ये बात गलत है क्या? नहीं, ये बात एकदम सही है। राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, सही है। अब किसी की शादी हो रही हो, सुन रहा है क्या नहीं? बैंड बज रहे हैं, सब लोग डीजे पर नाच रहे हैं, और आप चिल्लाने लगो राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, तो वो आपकी बैंड बजेगी कि नहीं? बताओ। वो पूरे बाराती मिलके आपकी बैंड बजा देंगे। महाराज हमने क्या गलत बोला? बात तो गलत नहीं बोली लेकिन वक्त गलत है। तो ये पहचान यदि आपको नहीं है, आप सफल हो नहीं सकते। महाराज जी हम तो सत्य के साथ है, सत्य के साथ तो, लेकिन समय उस सत्य को बोलने का अभी नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। माताओं, आप लोग घर में यही करती हो। आपकी माँ ने, सासू माँ ने मान लो कुछ आपके साथ गड़बड़ कर दी, और पतिदेव आए दुकान से, दुकान में किसी ने उनका किसी से कुछ हो गया होगा, बातचीत, दिमाग खराब है, और आते ही आपने भोजन के पहले अपनी बात परोस दी उनके सामने। अब उनका मूड खराब है, मतलब वक्त गलत है और बात आपकी बिल्कुल सही है। आपकी सासू ने आपके साथ जैसा कि आपने वो रख दी, फिर भी आपकी गलती मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी बात तो सही है लेकिन वक्त गलत है। तो अगर बात हमारी सही भी है और वक्त गलत है तो भी गलती हमारी है। अब बजना चाहिए था वहां क्या? आज मेरे यार की शादी, ये बजना चाहिए था, और बज क्या रहा है? राम नाम सत्य है। तो ठोकोगे कि नहीं? बताओ। और यदि मान लो शमशान घाट पर किसी की शव यात्रा हम ले जा रहे हैं और वहां चिल्लाने लगो आज मेरे यार की शादी, तो क्या होगा? तो पिटोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बात सही है, वक्त गलत है तो पिटोगे। बात गलत है, वक्त सही है तो भी पिटोगे। दोनों कंडीशन में आप पास नहीं हो सकते। एक तीसरी कंडीशन भी बनती है जिसको हम बोलते हैं बात भी गलत है और वक्त भी गलत है, उसमें तो पिटना है ही।
बात भी गलत है और वक्त भी, फिर तो कोई सवाल ही नहीं है। इसके उदाहरण तो देने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आप दिन रात इसी में लगे रहते हैं। ना आपकी बातों में दम है और वक्त का तो आपको पता ही नहीं, तो क्या होगा, तो पिटना ही है। हम आज अपने आज के इस वक्तव्य में इन तीनों प्रकार के बातों से कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहते। ना हम वो बात करना चाहते हैं जिसमें बात गलत है वक्त सही है, ना वो बात करना चाहते हैं जिसमें बात सही है वक्त गलत है, ना वो बात करना चाहते हैं जिसमें बात और वक्त दोनों गलत हैं। हम आपकी गलती बता करके आप सफल हों, इसके लिए जो चौथी और सबसे पावरफुल बात है, बात भी सही हो और वक्त भी सही हो, ये अगर आपने कर लिया, ये अगर आपने पकड़ लिया, ये अगर आपको कला आने लगी, तो आप कभी भी किसी भी छोर पर, किसी भी मोड़ पर फेल नहीं हो सकते। वही आज के इस वक्तव्य का विषय है। क्या? बात भी सही और वक्त भी सही। अगर वक्त गलत है बात सही है तो गलती, वक्त सही है बात गलत है तो गलती, और बात और वक्त दोनों गलत हैं तो गलती है ही। हमें बात भी सही हो और वक्त सही हो, जब तक वो सही वक्त नहीं आता तब तक हमें इंतजार करना है, अपनी उस सही बात को अपने पास रखना है। ये कला इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के रग रग में भरी थी। हमने कुछ दिन पहले आपको एक घटना बताई थी जिस दिन का विषय था धारणा वाला। हमने आपके सामने बीना वारा की बात रखी थी। 25 साल पहले उनके दिमाग में वो बात आ गई थी, लेकिन वक्त गलत था उस समय। अगर वो बात 25 साल पहले सबसे बोल देते, वो सफल नहीं हो पाते। उन्होंने सही वक्त का इंतजार 25 बरस तक किया। आप लोग सुन रहे हैं, 25 मिनट नहीं कर पाते आप लोग और कहते महाराज हम सफल नहीं हो रहे। हो गए कहां से? कितनी देर इंतजार किया? इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने अपनी सही बात को सामने आप लोगों के, हम लोगों के रखने के लिए 25 बरस का इंतजार किया। 25 बरस बाद बात और वक्त दोनों सही थे। बात तो उनकी 25 साल पहले सही थी। महाराज जी हम तो सही थे, हमने शाम को पतिदेव को आकर बोल दिया तो झगड़ा हो गया, हमारी बात तो सही थी, हम गलत थोड़ी थे। बहन जी आपकी बात तो 100% सही थी, लेकिन वक्त गलत था। आपको इंतजार करना चाहिए था सही वक्त को। कितना इंतजार करें महाराज जी, 3 साल हो गए शादी को, उनको 25 साल हो गए। किसको? आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने 25 बरस बाद अपनी बात सामने रखी। कौन सी बात? हम आपको बता चुके उस दिन, जिस दिन हमने धारणा वाली बात रखी थी। बीना वाला का जो मंदिर है वो उन्होंने देखते ही समझ गए कि ये मंदिर की प्रतिमाएं पाषाण की नहीं हैं, जीर्णशीर्ण हैं। अगर मैं इन प्रतिमाओं को अभी बोल दूं कि इनको दूसरी रखना है तो क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। ना आप लोगों को बताया, ना कमेटी को बताया, ना अपने शिष्यों को बताया, ना उनके जो बहुत खास बिल्कुल नजदीक रहने वाले महाराज थे उनको बताया। केवल मात्र उनने अपने हृदय में रखा। सत्य थी बात, और उसके सहारे 25 साल उस बात को अंदर रखा और वो अपना काम करते चले गए, सही वक्त का इंतजार करते चले गए। 1 बरस, 2 बरस, 5 बरस, 10 बरस बीतते चले गए। जब पूरे 25 बरस बीत हो गए, जब उन प्रतिमाओं के माध्यम से उनने पाषाण का पहले मंदिर बनाया, पहले प्रतिमाओं के गुण गाए तो मंदिर बना दिया पूरा, और जब पूरा मंदिर बन गया तब धीरे से उन मंदिर का गुण गा के कि अब देखो इतना अच्छा मंदिर है, प्रतिमाएं ऐसी हैं, और बस बाद में उसी शेप, उसी रंग रूप आकार की 2 प्रतिमाएं उन्होंने पत्थर बुलवाए, बिल्कुल वैसी की वैसी प्रतिमाएं बनवाई, और लास्ट में 25 साल बाद धीरे से कहा ऐसी ऐसी बात है, उनको हटाया, इनको व्यवस्थित किया। अब वो क्षेत्र 2000 वर्ष के लिए सुरक्षित हो गया।
कितना इंतजार किया उनने? 25 साल। सोचो, अगर बात आपकी सही भी है लेकिन वक्त गलत है, तो जब तक वो सही वक्त नहीं आए हमें तब तक इंतजार करना है। जिस दिन वो वक्त आ गया उस दिन वो लूज बॉल है, अब चौका ठोक दो, छक्का ठोक दो, मना किसने किया है। लेकिन अगर उसके पहले प्रयास करोगे आउट हो जाओगे। बहुत बड़ी बात है। आज का जो वक्तव्य था उसका सार हो गया, अगर समझ में आ गया हो तो। जिसको पहली बार में समझ में आ गया उसके लिए हमने समझा चुके, यूं समझ लो। जिसको नहीं आया उसको हम उदाहरण दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। ध्यान से सुनियो, अगर समझ में आ गया तो आपकी सफलता आपकी मुट्ठी में है, किसी भी क्षेत्र की वो सफलता क्यों ना हो। एक राजा थे, जो यंग बच्चे हैं वो जरूर सुने, गौर से सुने, जिन्हें सफल होने की ललक है। एक राजा थे, और ये सत्य घटना है, ये भी ध्यान रखना। राजा साहब अपने राजकार्य में व्यस्त रहते थे, जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। यहां तक कि वे रात्रि में छुप छुप करके, वेश बदल बदल करके अपने नगर की स्थिति का जायजा लिया करते थे। एक बार हमने गुरुदेव के मुख से सुना था, राजा को अपने मन पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए। मंत्री पर, पत्नी पर, सलाहकार हैं उन पर, ये तो बहुत दूर की बात, अपने मन पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी बिक सकता है। आपको याद होगा, देश की जो लीडर थी उनके अपने नहीं उनको उड़ा दिया था। हाँ, आप समझदार हैं, हमारी अपनी मर्यादाएं हैं। राजा को अपने मन पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए, ये गुरुदेव ने कहा था। अगर आप अपने घर के मुखिया हैं और किसी एक के कान भरने पर आप उसकी बात मान लेते हैं तो आप धोखे में हैं। सबको जानो, नेचर जानो, फिर उसके साथ ट्रीट करो, ये हम एक दिन बता चुके हैं। वो राजा जो था वो सर्वगुण संपन्न था। उसके पास दिमाग ऐसे था जैसे बृहस्पति हो, मास्टरमाइंड था, एक्स्ट्रा टैलेंटेड था, और प्रजा सुखी रहे ये भी उसके मन में था। रात्रि में वेश बदल बदल के वो नगर में भ्रमण करता था, कभी कभार, ताकि सच्चाई का पता चले। क्योंकि जो राजा के नजदीक रहते हैं वे सच्चाई के कभी कभी सच्चाई राजा तक पहुंचने ही नहीं देते। ऐसा कई बार हमारे गुरुदेव के साथ भी हुआ। वो बहुत बड़े राजा थे, वो तो महाराजा थे। उनके आसपास रहने वाले कई बार गड़बड़ भी कर देते थे, लेकिन उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। सब पर भरोसा था, लेकिन उन्होंने खुद कहा मुझे अपने मन पर भी भरोसा नहीं, क्योंकि नीति कहती है राजा को अपने मन पर भी भरोसा नहीं होना चाहिए। वो जो राजा था वो वेश बदल बदल करके नगर में भ्रमण करता, बहुत अच्छे से राम राज चल रहा हो ऐसी कंडीशन थी। उसकी अपनी एक पत्नी भी थी, महारानी, और भी कई सारी रानियां थी। एक उसकी जो प्रधान रानी थी उसकी एक बिटिया थी, राजकुमारी। मैं जिस उद्देश्य से कह रहा हूं, जिन भावों से कह रहा हूं, आपको केवल उन्हीं भावों से सुनना है बस। एक दिन बगीचे में वो बिटिया झूला झूल रही थी। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, राजा का मन थोड़ा सा डांवाडोल हो गया। अब बिटिया सयानी हो गई है। जब उसका रूप सौंदर्य उसने पहली बार एक अलग दृष्टि से देखा, ये सत्य घटना है, शास्त्रों में भी है। जब उसने उसका रूप सौंदर्य देखा तो वो ये सोचने लगा कि इस पूरे पृथ्वी पर जो मेरा एरिया है उसमें इसके योग्य मेरे अलावा कोई दूसरा इतना प्रतापी है ही नहीं। आप लोग सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना। जैसे ही उसने ये बात उसके मन में आई, उसने तुरंत अपने मंत्रियों को, 4 मंत्री थे राजा के, चारों मंत्रियों को तुरंत मंत्रणा कक्ष में बुलाया। उसके मन में क्या चल रहा है?
इस बिटिया के योग जितनी ये सुंदर है, इसके योग कोई दूसरा इस सृष्टि पर मुझे दिखाई नहीं देता मेरे अलावा, क्योंकि वो सुंदर भी था, प्रतापी भी था, धनाढ्य भी था, शौर्यवान भी था, सर्वगुण संपन्न राजा था, स्मार्ट था, सर्वगुण संपन्न था। तो उसको लगा इसके योग मेरे अलावा कोई नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये आप लोगों ने पंक्ति पढ़ी होगी। जब ये बात चारों मंत्रियों के सामने उसने घुमा फिरा के रखी, जब कोई अपने पति से अपने घर में अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो कितना, समझ गए ना, कितना उसमें लीपापोती करके रखते हैं। मम्मी हैं तो बहुत अच्छी, मम्मी मतलब मम्मी जी हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन ऐसे इतना घूम फिरा के इतना रखते हैं, बिल्कुल ज्यादा कोई जरूरत से ज्यादा कोई नम्रता दिखाए, समझ लो दाल में काला है। थोड़ी सी नम्रता बढ़ी, समझ लो दाल में काला है। कई बार हम लोगों के पास नमोस्तु करने आते हैं, वो नमोस्तु के स्टाइल से समझ जाते हैं कि दाल काला नहीं है, पूरी दाल काली है। तो वो जो राजा था उसने इस बार मंत्रियों को बुलाया, चारों को, और चारों मंत्रियों को मंत्रणा कक्ष में बंद कर कर विशेष मीटिंग बुलाई। हम अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। मंत्रीवर, 4 मंत्री थे, चारों मंत्रियों में एक मंत्री तो था जैसा 3 कहें वैसा। जैसे 3 मंत्री बोले अपनी तो उनकी हां में हां है। ऐसे लोगों को मंत्री बनाना नहीं भैया, ये अपन को मंत्री पसंद नहीं। हमारे अंदर सलीका और साहस, सच को सच कहने का होना चाहिए। वो कहता है जैसा 3 कहें। अब मान लो वे 3 गलत का सपोर्ट करें तो तुम क्या बोलोगे? जैसा 3 कहें। ऐसा नहीं, हम अपनी बात रखेंगे, फिर आपको जो मंजूर हो। मंत्री ये शब्द ही बोलता है, मंत्री माने 3, जिसके 3 मन हैं वो मंत्री। एक राजा का मन, एक प्रजा का मन और एक स्वयं का मन। राजा का मन, प्रजा का मन, स्वयं का मन, इसको बोलते मंत्री। वो जो चौथा मंत्री था, सबसे चौथे नंबर का, 3 जैसा बोले हम वैसे। अपन होते तो तुरंत बाहर निकालते, इसको बाहर करो भैया, ये कोई काम ही का नहीं है। स्टैच्यू नहीं चाहिए अपन को, डमी जिसको बोलते आप लोग, मम्मी क्या बोलते, एक्टिव चाहिए। मंत्री का इतने बड़े राज्य के मंत्रालय में हमने आपको बिठाया है। जो तीसरे नंबर का मंत्री था वो मास्टरमाइंड तो था, लेकिन चालू पुर्जा था। चालू समझते हो? चालबाज था। अपना काम बनता, गटर में जाए जनता। क्या उसके उद्देश्य था? अपना उल्लू सीधा होना चाहिए बस। वो कब होगा? जब राजा की अपन हाँ में हाँ मिलाएंगे। गलत है, सही है, कोई बात नहीं, राजा जैसा बोल रहा है वो सही। इन मंत्रियों को भी अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखना। क्यों? हम गलत बोलेंगे तो भी वो सही, और सही बोलेंगे तो भी वो सही। तो फिर मंत्रणा करने का मतलब क्या? फिर हम तुमसे सलाह ले क्यों रहे? जो हम बोले वही सही, तो मतलब क्या तुमसे सलाह लेने का? ऐसे मंत्रियों को भी अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखना। मंत्रिमंडल का मतलब आप कोई राजा नहीं हो, अपने घर के राजा तो होगे नहीं। मान लो 20 सदस्य हैं आपके घर में, मान लो संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, तो कोई ना कोई तो उसका मुखिया होता। मुखिया मतलब राजा। हर क्षेत्र में एक राजा तो होता है। जैसे इस मंदिर की जो कमेटी है, जो उसका अध्यक्ष, वो राजा कहलाएगा कि नहीं? राजा का मतलब मुखिया। तो जो चौथे नंबर का था, जैसे 3 कहें वैसा, उसको भी नहीं रखना। जो तीसरे नंबर का था वो क्या? जैसा राजा कहें वैसा। इसको भी, ये भी मंत्रियों के, इनको भी भगा देना। हम होते तो तुरंत बाहर निकालते, इनको बाहर करो भैया। अब हम 2 ही से सलाह करेंगे। जो वो 2 थे, उसमें जो एक मंत्री था वो ऐसा था, सच को सच कह नहीं पाता था, लेकिन वो गलत का सपोर्ट भी नहीं करता था। हम मौन रहेंगे, शांत रहेंगे। राजा ने गलत कहा
तो राजा इससे समझ लें कि हम सहमत नहीं, क्योंकि हम मौन हैं, लेकिन हम बोल नहीं पाएंगे कि आप गलत हैं। ये फिर भी ठीक है, ये इतना तो ठीक है, कम से कम वो अपनी बात को विरोध नहीं करता, लेकिन समर्थन भी नहीं करता। राजी ना होना, नाराज सा लगता, नाराज नहीं। हम राजी नहीं हैं आपसे, नाराज भी नहीं हैं, लेकिन हम राजी नहीं हैं, इतना ही पर्याप्त है, बोलता कुछ नहीं था। लेकिन जो ये भी रख सकते, क्योंकि कम से कम ये बता तो रहा कि हम सोचेंगे तो ये क्यों राजी नहीं है, इतना तो सोचेंगे। ये तीसरे नंबर का था, दूसरे नंबर का। और जो पहले नंबर का था, वो मंत्री ऐसा था, सच को सच कहने का साहस और सलीका दोनों। राजा के मुख पर इतनी हिम्मत रखता था कहने की, राजन यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं, ऐसा हो नहीं सकता। और 1 मिनट में वो पकड़ लेता था कि इनका अभिप्राय क्या है। जैसे ही उन चारों मंत्रियों ने के सामने राजा ने अपनी बात रखी, तो राजा ने शुरुआत कहां से होती पता? ये जो चालबाज लोग होते हैं, इनकी शुरुआत वहां से होती है जो सबसे लूज पॉइंट हो। मंत्री को बुलाया चारों को, और चारों के सामने बात रखी, अब हमारी जो राजकुमारी है वो सयानी हो गई है। हाँ राजन, सबने कहा हाँ राजन, अब हमें उसके विवाह की चिंता है। हाँ राजन, ये भी जरूरी है, होना ही चाहिए। तो मंत्रीवर, हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं, देखो उसने कितनी चाल चली, घुमा के पूछ रहा है, इस राज्य की सबसे कीमती वस्तु किसकी? घुमा के पूछा, देखो क्या पूछ रहा है। जो चालबाज लोग होते हैं उनके पास बहुत पता नहीं कहां कहां के रास्ते होते हैं। घुमा के पूछ रहा चारों से, राजन पूछ रहा है, इस राज्य की सबसे कीमती वस्तु वो किसकी? जैसे उसने बोला, बताओ सबसे जो लूज पॉइंट था, तो वो तो सीधा बोलेगा ये तो महाराज आपकी। जो दूसरा था वो चौथे नंबर पर, जैसा सब लोग बोले। जो तीसरा था वो समझ गया कि गड़बड़ है कहीं ना कहीं, लेकिन मुंह पे बोल, महाराज आपकी। ये बंद कर लो लाइट, महाराज आपकी। अब पहले ने सबका बोल दिया जैसा सब कहें, दूसरे ने बोल दिया महाराज आपकी, और जो तीसरा था वो बोलता है कि वो समझ तो गया लेकिन बोला कुछ नहीं। जो चौथा था वो समझ गया क्या कहना चाहते, तो सीधा बोलता है वो तुरंत एक तपाक से, अपनी बिटिया को छोड़कर सारी वस्तुएं राजा की। समझ में आ गया? बिटिया क्यों बोला? उसने तुरंत उदाहरण दिया, भगवान आदिनाथ की 2 पुत्रियां थीं, सारे लोग उन्हें नमस्कार करते थे, तो बेटियों ने पूछा, पिताजी कोई ऐसा भी है जिसे आप नमस्तु करेंगे? हाँ बेटा वो 2 हैं। कौन? दोनों का, तुमसे जो जिनसे हम दोनों का विवाह करेंगे वो। इसका मतलब है कि राजा की बिटिया को छोड़कर सारी वस्तुएं राजा की। जैसे उसने कहा समझ गया, सच था, कड़वा था। राजा का दिमाग खराब हो गया, ये कैसी बात कर रहा है घुमा के। अब फिर जब उसको समझ में आ गया कि ये मंत्री तो समझ गया, चालू है, उसने शेष 3 मंत्रियों की मंत्रणा ली। 25%, 50%, 75%, 100%, 33% में तो पास हो जाते हैं। वहां उसके पास कितना बहुमत है? 75% का, क्योंकि 3 मंत्री, एक चापलूस था समझ गया लेकिन राजा का पक्ष लिया, एक समझ गया लेकिन मौन रहा, और एक कहना है तो जैसा ये लोग कहें। तो बहुमत किसका था? 75% का, और 25% वाला जो था वो उस ओर था। घड़ी तेज चलने लगी, हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। वो जैसे ही राजा को समझ में आ गया, ये मंत्री समझ गया और ये होने नहीं देगा, तो उसको कुछ दिनों के अंदर झूठा आरोप लगा करके उसको देश निकाला दे दिया। प्रायः घरों में ऐसा होता है, जब कोई टैलेंटेड होता है, सज्जन होता है, और वो गलत का पक्ष नहीं लेता है, तो बहुत सारी बुराइयां मिलकर के अच्छाई को बुरा बना के और भगा देते। एक बार गुरुदेव ने हमसे कहा था, हम लोगों से कहा था, एक छोटी सी घटना सुनाई थी
कि यदि मूर्ख लोग हों और आप अगर विद्वान हैं तो उन मूर्खों के बीच में वाद विवाद नहीं करना, तुम मूर्ख सिद्ध हो जाओगे। वे मूर्ख लोग एक विद्वान को मूर्ख सिद्ध कर देंगे, वो सत्य भी क्यों ना हो तो भी कर देंगे। कैसे? एक सज्जन थे, वो मास्टरमाइंड थे, महान विद्वान थे। जंगल में सैर करने गए राजा के साथ। राजा थोड़ा आगे चले गए, ये पीछे रह गए। ग्वालों की टोली मिल गई। ग्वाले समझते हो? चरवाहे, बुंदेलखंड में उनको बोलते बरेदी। उनमें जो 20-25 की टोली थी, अबे सब कौन से थे? भगवान के पूरे थे वो तो सब। अब ये जो विद्वान था, किसी बात पर उनकी बहस हो गई, छोटी सी कोई बात हो गई, तो वो 25 के 25 बोलते हैं कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमारे इनसे डिबेट करके बताओ, वाद विवाद करके बताओ। वाद विवाद शुरू हो गया। अब छोटी सी बात, उसने कहा कि सूरज पूरब से निकलता है। तब उनको तो विरोध करना, लेकिन लगे नहीं निकलता, पश्चिम से निकलता। कौन कह रहा पूरब से निकलता है? पीछे पड़ गए। आखिर वे 25 के 25 उसके पक्ष में, कौन? पश्चिम से निकलता है, क्योंकि वे एक टोली के थे। आज ऐसा जमाना आ गया है, तुम कांग्रेस के हो के बीजेपी की, इससे मतलब नहीं। सिद्धांत तुम्हारे क्या, इससे मतलब नहीं। तुम पार्टी किसके हो, इससे मतलब है। तुम जिस पार्टी के, हम उस पार्टी के, अपन सब सही हैं। ऐसा जमाना आ गया है। जबकि होना क्या चाहिए? पार्टी से मतलब नहीं, बात ये सही है, तुम किसी की भी पार्टी के हो, अच्छी बात बिल्कुल नई किसी पार्टी का व्यक्ति करे तो मंजूर है, और बुरी बात किसी रेपुटेटेड पार्टी का करे तो मंजूर नहीं। हमें बात से मतलब होना चाहिए। अब वो हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि 25 मूर्ख थे, उन 25 ने उस विद्वान को मूर्ख सिद्ध कर दिया। अब वो सोच रहा है यार, एक आध व्यक्ति कहता है तो ठीक है, सबके सब कह रहा है कि पश्चिम से निकलता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं पश्चिम से निकलता हो। इसलिए नीति है, नीति ये कहती है कि यदि आप विद्वान हैं और किसी से वाद विवाद करना है तो बड़े लोगों को सामने बैठा लो साक्षी के तौर पर। विद्वानों के बीच में करना नहीं तो वे तुम्हें गलत सिद्ध कर देंगे। उस राजा ने, उस जो श्रेष्ठ समझदार मंत्री था, जिसको राजा की चिंता थी, राज घराने की चिंता थी, उस राज्य की चिंता थी, उस पर लांछन लगा करके उसको देश निकाला दे दिया। आप होते उस मंत्री के स्थान पर तो मुझे पूरा भरोसा है आप ये कहते, महाराज का लेना देना वो जाने, उनकी जाने, अपन तो बाहर आ गए, अपन अपना जीवन जिएंगे। लेकिन उसको खानदान की चिंता थी, उसको राज घराने की चिंता थी। वो सच्चा राष्ट्रभक्त था, उसको राजा की चिंता थी। कोई बात नहीं, राजा हमारे हैं तो बहुत अच्छे, सूरवीर हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, गंभीर हैं, न्यायप्रिय हैं, लेकिन कोई बात आ गई मन में। नींद ना देखे टूटी खाट, प्यास ना देखे धोबी घाट, काम ना देखे जात कुजात। ऐसे 4-5 हैं, हमने गुरुदेव के मुख से सुना था। जब किसी को बहुत तेज नींद आ रही हो, उस तेज नींद में अगर मिट्टी के ढेले भी हैं तो वहां भी नींद आ जाती है, और डनलप के गद्दों पे किनको नहीं आती? समझ गए? तो अगर तेज नींद आ रही हो तो फिर मिट्टी के ढेलों पे भी नींद लग जाती है। टूटी खाट भी हो चलेगा, क्यों? नींद ना देखे टूटी खाट, प्यास ना देवे धोबी घाट। थोड़ा सा गंदा पानी हुआ पिएंगे नहीं, और जब प्यास लगी, वो कल हमने बताया था, सिर पर मैं वो रखा कीचड़ और वो टपक रहा, उसको पी रहे। क्यों? जब प्यास लगती ना, वो धोबी घाट भी हो जहां पर कपड़े धोते, वो भी पी लेता है। ऐसे ही काम न देखे जात कुजात। जो कामी पुरुष होता है, उसको उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता कि सामने वाला कौन है, क्या है, किस जाति का है। राजा के ऊपर तीव्र ऐसे कर्म का उदय था, पुरुषार्थ नहीं किया, तो ऐसी स्थिति बन गई कि वो बिटिया से विवाह करना चाह रहा है। अब देश निकाला दे दिया, वो मंत्री वहां चला गया, वो कह रहा है मैं सत्य हूं, बात सही है, लेकिन वक्त अभी सही नहीं है। हमारा विषय है बात भी सही हो और वक्त भी सही हो, सफलता आपको 100% मिलेगी। वो मास्टरमाइंड था, बात उनकी बिल्कुल सही थी कि बिटिया को छोड़कर
इस नगर की सारी, राज्य की सारी उत्तम वस्तुएं राजा की, लेकिन वक्त गलत है। अगर मैं अभी करूंगा तो मुझे देश निकाला दे दिया, और कुछ करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उस राज्य की एक नियम था, राजा चूंकि न्यायप्रिय था, लेकिन यह बात उसके दिमाग में आ गई। उस राज्य का एक नियम था कि हर रविवार को जनता दरबार लगता था। हर रविवार को जनता दरबार लगता है, तो हर रविवार को जो भी नगर की समस्याएं होती थी, राजा के सामने कोतवाल ले जाता था और उनके सामने, सबके सामने तुरंत फैसला, ऑन द स्पॉट, तुरंत वहीं फैसला हो जाता था। यह हर रविवार को होता था। उस मंत्री को यह बात पता थी, कोई भी केस हो रविवार को अपन पहुंच जाओ, वहां सॉल्व होगा। अब वो इंतजार करने लगा सही वक्त का। बात तो उसके पास सही है, लेकिन सही वक्त का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद धीरे 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 उस राजा ने अपने मंसूबों को, उसको जो उसके मंसूबे थे कि मुझे बिटिया से विवाह करना है, राजकुमारी से, ये उसने अपने मन में और प्रगाढ़ वो होता चला गया। धीरे 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 समय बीतता गया। एक अच्छे ज्योतिषी से, क्योंकि तीनों मंत्रियों को उसने अपने पक्ष में ले लिया, अच्छे ज्योतिषी से शुभ मुहूर्त निकलवाया गया, और जो शुभ मुहूर्त था, उस शुभ अच्छे मुहूर्त में राजा ने अपनी उस राजकुमारी से विवाह करने की डेट घोषित कर दी। जो लोग सज्जन थे वे कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि राजा से कौन पंगा ले, और जो और ज्यादा सज्जन थे वे दुखी हो रहे, लेकिन किसी की हिम्मत कुछ नहीं। सब सोच रहा है वो मंत्री देखो सच बोला था, देश निकाला देगी, अपना भी ये होगा। कुछ चमत्कार हो जाए तो बात अलग है, अपन कुछ नहीं कर सकते। सब प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। आखिर समय बीतता चला गया, बीतता चला गया, और वो शुभ घड़ी भी आ गई जिस दिन विवाह होने को है। बस 4-5 दिन बाद वो घड़ी आ गई। ये बात प्रतिपल की वो मंत्री दिमाग में रख रहा है। उसको सब पता चल गया कि मुहूर्त निकलवाया जा चुका है, शादी के कार्ड, क्या बोलते हैं आप लोग, ग्रीटिंग कार्ड, वेडिंग कार्ड क्या बोलते हैं, हाँ, वो छप गए, सब हो गया, प्रचार प्रसार जोरों से हो गया, विवाह है, सारे जो कुछ भी तैयारियां विवाह की होती हैं, बैंड बाजे, घोड़े वाले, और जो जो कुछ भी होता है, अपन को तो ज्यादा अनुभव नहीं, आप लोग अनुभवी हैं। वो तैयारी हो गई, और 4-5 दिन बाद बस विवाह है। वो बिटिया कुछ कह नहीं पा रही किसी से, किससे कहे? बिटिया की मां किसी से कुछ कह नहीं पा रही, किससे कहे? ये एक घटना नहीं है, एक ग्रंथ है हमारे यहां, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। उस कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के जो रचयिता हैं आचार्य कार्तिकेय, उनकी भी यही घटना है। उनके पिता ने उस कार्तिकेय की जो मां थी, वो उसकी बिटिया थी पिता की, उससे विवाह कर लिया, बिटिया को पत्नी बनाकर विवाह किया, और बच्चे हो गए। ये कार्तिकेय उन्हीं के पुत्र थे। जब एक कोई ऐसा उत्सव आया जिसमें मामा आते हैं, नाना आते हैं, तो उन्होंने, उस बेटे ने पूछा, मां सबके मामा आए हैं, सबके नाना आए हैं, अपने नाना कहां हैं? तो मां ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जो तेरे पिता हैं वही तेरे नाना हैं। बस जैसे ही कार्तिकेय ने सुना, बैराग हो गया। आप लोगों को इससे मामा, नाना, चाचा, फूफा, काकी तो ठीक, इससे भी कई वजनदार, बड़ी बड़ी, हृदय को हिला देने वाली कहानियां भी सुना दो। महाराज, चिकने घड़ा पे पानी है। उसको एक छोटी सी घटना ने, क्या जो तेरे पिता हैं यही तेरे नाना हैं, बस इतनी सी घटना में बैराग हो गया और चला गया। संसार असार है, सुत बनिता होय न सीरी, ये सब स्वार्थ के हैं भी, और बैराग हो गया। और वो बेटा जो कार्तिकेय था, बाद में महान कार्तिकेय स्वामी बने, जिन्होंने कार्तिकेय अनुपेक्षा नाम का ग्रंथ लिखा। अब जैसे ही वो मंत्री को पता चला कि अंतिम रविवार है, अंतिम रविवार समझ गए? अंतिम रविवार कौन सा? अब इसके बाद जो अगला
रविवार आएगा उसके पहले तो शादी हो ही जाएगी। वो जिसको देश निकाला दिया गया था, जो मंत्री को, जिसको जो सच्चा राष्ट्रभक्त था, जिसको राजा की, राष्ट्र की, राज्य की चिंता थी, जो वास्तव में अपना मानते हैं, उन्हें बुरा नहीं लगता कभी। वे केवल हित देखते हैं, हित काहे में, हमारे राज्य का, हमारे, जिसको देश से प्रेम होता है। वे राजनीति में नहीं पढ़ते, वे राष्ट्र हित की नीति में पढ़ते हैं। बस जैसे उसने देखा कि अंतिम रविवार है, वो अपने एक मित्र को पहले से सेट कर चुका था। वो जो मंत्री था उसने वेश बदला और अपने मित्र की पत्नी और मित्र का 21 वर्षीय गोरा चट्टा स्मार्ट बेटा, तीनों को लेकर के और उस जन सुनवाई वाले रविवार के दिन पहुंच गया, वेश बदल के। और वेश बदल के वो कहीं एक साइड बैठ गया और पूरा खेल था इन तीनों का। क्या? मित्र की पत्नी और मित्र का बेटा। 21-22 वर्षीय गोरा चट्टा बेटा, उसकी 40-42 वर्षीय सुंदर पत्नी और वो उसका पति, तीनों। जन सुनवाई शुरू की जाए। 4 दिन बाद विवाह है बिटिया से राजा का। राजा बैठे, अंतिम सुनवाई है, ये अंतिम रविवार। तो जो कोतवाल थे वो बोलते हैं, महाराज आज तो बड़ा अजीबो गरीब केस आया है। क्या? इस मां को लज्जा तक नहीं आती। क्या हो गया? केस है क्या? महाराज ये पास के, अपने ही सल्तनत के, राज्य के पास के एक गांव की परिवार है, ये उसका बेटा है, ये उसकी मां है और ये इसके पिता हैं। तो समस्या क्या है? राजन, ये मां अपने बेटे से विवाह करना चाहती है। सेटिंग देखो, सही वक्त का इंतजार करो। अगर आपके पास बात सही है तो। कितने दिन इंतजार किया उसने, जब तक शादी की अंतिम रविवार नहीं आ गया। और वो उसी सभा में बेस बदल कर बैठा है। कौन? वो मंत्री। क्यों? उसको राष्ट्र से प्रेम था। आपके घर के सदस्य, अगर सबको एक दूसरे से प्रेम है, छोटी मोटी बात हो भी गई तो मुंह बना लेते, हमें का लेना देना, उनको जैसा करना सो करने दो। ऐसा कैसे करने दो? हमारा परिवार है, बेइज्जती किसकी होगी? खानदान तो हमारा है। ऐसा नहीं, अगर गड़बड़ है तो एक्टिव होना पड़ेगा। राजा भी गड़बड़ कर रहा है तो उसको भी सिखा दो। पिताजी हैं तो बहुत अच्छे, बीड़ी बस पीते हैं, हमें पिताजी की सारी बातें मंजूर हैं, लेकिन बीड़ी पीना उनका गलत है। ये ऐसा नहीं बोलो, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ना मिले, जिसके ऐसे भाव होते ना, सबसे ज्यादा उसी को मिलता। ध्यान रखना, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखो। हम नहीं कह पाएंगे पिताजी बीड़ी, हम कह देंगे पिताजी आपका ये बीड़ी पीना गलत है, सबके सामने कह देंगे क्योंकि गलत है। तुम देख पियोगे तो छोटू भी पिएगा, छोटू पिएगा तो उससे छोटा भी तो तैयार हो रहा, वो भी पिएगा। हम किस किस को मना करेंगे? ये बीड़ी पीना आपका गलत है। इतनी हिम्मत घर के सदस्यों में होनी चाहिए। सच को सच कहने का सलीका हो और साहस हो। बस वो मंत्री तीनों को लेकर पहुंच गया। कहां? और राजन, ऐसा केस आया है, ये मां अपने बेटे से विवाह करना चाहती है, इसको लज्जा नहीं आती। अब कोतवाल तो, उसको तो पता ही था कि राजा अपनी बिटिया से कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, अपन दूसरे के बहाने से अपनी सारी बात, जैसे हम लोग माइक पे आप लोगों की सारी बात, चाहे अध्यक्ष की हो, चाहे मंत्री की हो, चाहे किसी की भी हो, धीरे से दूसरे मुख से उनका, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के छोड़ देते। छोड़ते किसी को है नहीं, छेड़ते किसी को है नहीं। बस धीरे से उसने अपनी बात राजा वाली जो उसके मन में भरी थी, क्योंकि कुछ कह तो पा नहीं रहा था, कैसा है इसको लज्जा तक नहीं आती, और उसने सब लपेड़ लपाड़ के पूरी। वो मंत्री समझ गया ये भी अपने पक्ष का है, अंदर से बस जिगर नहीं था हम जैसा इसका खुल के विरोध करने का। जैसे ही उसने कहा तो राजा खुद बोलता है, सामने लाओ। वो मां और बेटा सामने आ गया, पिता पीछे खड़ा। कौन है ये तेरा? राजन, ये मेरा बेटा है। ये कौन है? राजन, ये मेरी मां है। तो महाराज, हमें पिछले कुछ दिनों से
इनसे प्रेम हो गया है, हम इनसे विवाह करना शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने बेटे से विवाह करना चाहती है और बेटे से कहता है तुझे शर्म नहीं आती, ये तेरी मां है, थोड़ा बहुत तो मर्यादा रखो। और राजा सबके सामने भरी सभा में चिल्ला रहा है, आधे तो भीतर ही भीतर हंस रहा है, तुम क्या कर रहे? समझ रहा है कि नहीं? जब राजा आपे से बाहर हो गया, इन दोनों को सूली पर चढ़ाओ। तो वो मां कहती है, महाराज आपको भी चलना पड़ेगा साथ में हमारे। कहां? सूली पर। क्यों? आपको नहीं आ रही शर्म? आप क्या कर रहे हैं? राजा चिल्ला रहा है और वो उसको, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कहते तुम्हें नहीं आ रही हो? जब एक राजा अपनी बिटिया से विवाह कर सकता है तो एक मां अपने बेटे से क्यों नहीं कर सकती? जब एक राजा अपनी बिटिया से विवाह कर सकता तो एक बेटा अपनी मां से क्यों नहीं कर सकता? यथा राजा तथा प्रजा। राजा को बात समझ में आ गई, सिर नीचा कर लिया। जैसे ही सिर नीचा किया वो मंत्री खड़ा हो गया। जैसे ही वो खड़ा हुआ सब खड़े हो गए। पीछे भीड़ लगेगी, बस आगे बढ़ करो पहल, हर मुश्किल का हल निकलेगा आज नहीं तो। आप लोग क्या करते हैं? सबके मन में है कि सच्चाई क्या है, लेकिन एक व्यक्ति कोई झंडा लेके आगे आने वाला नहीं है। बस झंडा लेके आगे आ जाओ, पीछे तो लाइन लगेगी, बहुत लंबी लाइन है। पूरी सभा एक पल में उस मंत्री की हो गई। अब 4 दिन बाद विवाह है, कार्ड बट गए, लड्डू बट गए, अब क्या होगा? ओ राजा सिर नीचा किया, 2 मिनट तक सोचता रहा और खड़ा होकर बोलता है, हाँ तुम ठीक कहती हो, तुम्हारे साथ मुझे भी सूली पर चढ़ना चाहिए। जैसे ही उसने कहा, मुझे क्षमा कर दो प्रजाजन, मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। फिर वो समझ गया ये चाल है। वो मंत्री जहां भी हैं वो यहां आए, आज से इस राज्य के राजा वो हैं। समझ गए? वो मंत्री आगे निकलकर बाहर आया, सिंहासन के बाहर खड़ा हुआ और माइक तो था नहीं उस समय, माइक नहीं चलते थे, तो सबसे सामने बोला, प्रजाजनों ये एक नौटंकी थी, ये उसकी मां है, ये उसका बेटा है। हमने 2-3 महीने पहले से सेटिंग बना ली थी कि अंतिम दिन उसने सारी बात सबको बता दी कि सच्चाई ये थी, ये कोई विवाह करना नहीं चाहते, वो तो राजा की आंखें खोल रहा थी, इसलिए ये नौटंकी करनी पड़ी। इनकी आंखें खुल गईं। मेरे पास सत्य था, 4-5-6 महीने से मैं सीने में उसको अंदर रखे था, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। आज सही वक्त आया और हमने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। राजा का ये कहना कि अब राजा तुम हो, तो वो फिर खड़ा होकर बोलता है, राजन आप और हम दोनों में राजा के लक्षण तो आप में ही हैं, लेकिन मंत्री के पूरे लक्षण मुझ में हैं। आप राजा ही रहिए, मैं मंत्री ही रहूंगा और हम मिलकर के इस देश का उत्थान करेंगे। आप अगर अपने घर के राजा हैं अथवा मंत्री हैं, आप दोनों मिलकर के अपने घर का, अपने समाज का, अपने धर्म का, जैनिज्म का, इस सब का उत्थान करें। ये आपकी ड्यूटी है। अगर आप जैन हैं तो आपका कर्तव्य है, अगर आप घर के मुखिया हैं तो घर के प्रति कर्तव्य है, अगर आप राजनीति कहीं भी हों आपका कर्तव्य है। बस आपको सही समय का इंतजार करके, लूज बॉल का इंतजार करके छक्का लगाना है। आप कभी भी असफल नहीं होंगे। लिख लो, असफल आप क्यों होते हैं? बात तो आपकी सही होती है, वक्त गलत होता है, या बात गलत होती है, वक्त सही होता है, या दोनों गलत होते हैं। अगर सफलता पाना है तो बात भी सही हो और वक्त भी सही हो, जैसा उस मंत्री ने किया। अगर सही वक्त और बात दोनों हैं, आपको राजा बनने का प्रपोजल आएगा। लिख लो। आज के लिए इतना पर्याप्त है। समय 5-7 मिनट ज्यादा हो गया, हम क्या करें, आपके सुसनेर की घड़ी तेज चलती है। शीर्षक है, मुझे शिकायत है तो सिर्फ अपने आप से। क्या शीर्षक है?
मुझे शिकायत है तो सिर्फ अपने आप से। दोष दूसरों को दिया जाना पुसाता नहीं, दोष दूसरों को दिया जाना पुसाता नहीं। पुसाता मतलब भाता नहीं, अच्छा नहीं लगता। दोष दूसरों को दिया जाना पुसाता नहीं, किसी ने कुछ किया हो ऐसा गणित बताता नहीं। गणित ये नहीं बोलता कि किसने क्या किया है, गणित क्या बताता है? आपके ही कर्मों का फल है। गणित क्या बोलता है? आपके ही कर्मों का फल है, किसी ने कुछ किया हो ये तो है ही नहीं। दोष दूसरों को दिया जाना पुसाता नहीं, किसी ने कुछ किया हो ऐसा गणित बताता नहीं। फल मिला है अपने ही क्रियाकलाप से, फल मिला है अपने ही क्रियाकलाप से। मुझे शिकायत है तो सिर्फ अपने आप से। खाज खुजाने सा पाप पहले मजा देता। जब आपको कोई भी आप पाप करें तो मजा आता है, लेकिन जब फल मिलता है तो रोने मजदूर नहीं मिलते। जब खुजली को खुजाते हैं ना तो उस समय आनंद आता है, फिर वो नासुर बन जाता है तो बाद में कष्ट देता है। खाज खुजाने सा पाप पहले मजा देता, पीछे वही पाप घाव बन के सजा देता। खाज खुजाने सा पहले पाप मजा देता, पीछे वही पाप घाव बन के सजा देता। फिर भी आज तक मैं क्यों ना बचा पाप से, फिर भी आज तक मैं क्यों ना बचा पाप से। मुझे शिकायत है तो सिर्फ अपने आप से। मोह नींद सोया बिना तपे समय खोया, खोया खोया रहा दूध बन सका ना खोया। मोह नींद सोया बिना तपे समय खोया। यहां खोया मतलब समय बर्बाद किया। अगर दूध है उसको खोया बनाना है, खोया माने मावा, तो उसको तपाना पड़ेगा। अगर आप मोह की नींद में सो रहे हो, आपने तपस्या करके समय अपने आप को ऊपर नहीं उठाया, समय बर्बाद कर दिया, तो आप दूध के दूध बने रहेंगे। अगर आपको खोया बनना है तो तपना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? मोह नींद सोया बिना तपे समय खोया, खोया खोया रहा दूध बन सका ना खोया। खोया खोया मतलब गुमसुम, कभी तपा ही नहीं, ऐसे बने रहे। मोह नींद सोया बिना तपे समय खोया, खोया खोया रहा दूध बन सका ना खोया। गिला मुझे ना नींद से ना गिला ख्वाब से। गिला माने शिकायत। गिला मुझे ना नींद से ना गिला ख्वाब से। मुझे शिकायत है तो सिर्फ अपने आप से। मैं का दान करके तो मैदान में आया, मैं का दान करके तो मैदान में आया। मैदान मतलब मोक्ष मार्ग। मैं अहम घमंड का त्याग, दान माने त्याग करके मैं इस मोक्ष मार्ग पर आया, मतलब मान कषाय का त्याग करके। मैं का दान करके तो मैदान में आया, किंतु पुनः मैं का गान रात दिन गाया। समझ में आ रहा? बहुत गहरी बात है। मैं का दान करके तो मैदान में आया, किंतु पुनः मैं का गान रात दिन गाया। मैं का नशा अधिक जहर से शराब से, मैं का नशा अधिक जहर से शराब से। मुझे शिकायत है तो सिर्फ अपने आप से। मन की मानी कभी मन से काम ना लिया। मन को नौकर बनाकर काम नहीं लिया उससे, उसके नौकर बने, उसने जो कहा सो हाओ। हमने मन की मानी लेकिन मन से काम नहीं लिया। मन की मानी कभी मन से काम ना लिया, माला फेरी किंतु मन से नाम ना लिया। माला तो फेर रहे, बस माला फेर रहे हैं और आइसक्रीम दिख रही, माला फेर रहे और दुकान दिख रही, माला फेर रहे और चौका चूल्हा दिख रहा, माला फेर रहे और वो बारात में नाचना था, वहां जाना है, जल्दी करो, नमोरियंताड़म नमोरियंत, वो चल रहा है। मन की मानी कभी मन से काम ना लिया, माला फेरी किंतु मन से नाम ना लिया। मन की अंगुलियों पर नाच बंद आज से, मन की अंगुलियों पर नाच
बंद। अब हम अपने अंगुलियों पर अपने मन को नचाएंगे। मन की अंगुलियों पर नाचना आज से बंद। मन की मानी कभी मन से काम ना लिया, माला फेरी किंतु मन से नाम ना लिया। मन की अंगुलियों पर नाच बंद आज से, मुझे शिकायत है तो सिर्फ अपने आप से। अहिंसा परमो धर्म की